ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। लास्ट हमने ट्रांजिस्टर बायसिंग को डिस्कस किया था और उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी थी, बेसिक चीज़ें थी जो ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए ज़रूरी थी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आइडिया रिकॉल करने के लिए ले लेते हैं। सबसे पहले डीसी लोड लाइन को हमने ड्रॉ किया था, जिसमें एक बार तो VCE 0 हो जाए तो ये पॉइंट मिलता है, जब IC 0 हो जाए तो ये, और ये लोड लाइन हमारी हो गई। ऑपरेटिंग पॉइंट बीच में लाई करता है, नीचे कट ऑफ रीजन है, यहाँ सैचुरेशन रीजन है, दिस इज़ द एक्टिव रीजन। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन है जिसके बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमें ट्रांजिस्टर बायसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन था। कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि वीक सिग्नल जो है वो एम्प्लीफाई होए लेकिन उसकी शेप में कोई चेंज ना आए, तो वो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन है। इसके लिए हमें जो है वो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए थी। ठीक है, एक तो मिनिमम बेस एमीटर वोल्टेज होनी चाहिए, कलेक्टर करंट हो विदाउट एनी सिग्नल। ठीक है, बाहर से कोई सिग्नल नहीं दिया गया, फिर भी कलेक्टर करंट उसमें होना चाहिए, और मिनिमम VCE। फिर हमने नीड ऑफ बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर को भी डिस्कस किया। ठीक है, उसमें हमने जो है 3 पॉइंट फिर डिस्कस करे थे। टेम्परेचर का डिपेंडेंस, ये चीज़ें अब इम्पोर्टेंट हैं कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। ICE इसके बराबर है, ये हमारा लीकेज करंट है। जब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो ये डबल हो जाता है, और ये जब डबल होगा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो फिर जो है वो टेम्परेचर फिर से चेंज हो जाएगा हमारा। थर्मल रनअवे, टेम्परेचर की वजह से जो है ट्रांजिस्टर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। उसके बाद पैरामीटर बीटा, जब हम एक ट्रांजिस्टर को दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो बीटा की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग हो जाती है, चाहे वो ट्रांजिस्टर सेम टाइप के ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज हम उस बायसिंग को डिस्कस करेंगे जो हमने स्टडी करनी है। लास्ट टाइम मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हमारे पास जब हम ट्रांजिस्टर को बनाते हैं एम्पलीफायर की तरह तो 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये जो 4 रेजिस्टेंस है इनका पर्पस क्या है वो आज हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, सबसे पहला मेथड, वैसे 4 मेथड हैं हमारे पास, तो जो सबसे पहला मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर बेस रजिस्टर, और इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड बायस मेथड। फिक्स्ड बायस। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखते हैं, फिर इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है जिसकी वजह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। इसके नाम से सजेस्ट है बेस रजिस्टर, तो रजिस्टेंस बेस पर कनेक्ट हो जाएगा और इस वजह से उसकी बायसिंग फिक्स हो जाएगी, इसीलिए इसको बेस रजिस्टर या फिक्स्ड बायस मेथड का नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। तो नॉर्मली एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम RC का नाम दे रहे हैं। एक रेजिस्टेंस हमने बेस पर लगाना है और बेस पर ये लगा दिया हमने, और ये प्रोवाइड कर दिया इनपुट। ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है RB बेस रजिस्टर के नाम से। यहाँ हम इनपुट को देते हैं एक कैपेसिटर लगा करके, नॉर्मली जैसा कि एम्पलीफायर्स में होता है। ये हमने अभी ग्राउंड कर रखा है, अभी यहाँ पर हम कोई सिग्नल प्रोवाइड कर रखे हैं, और ये आउटपुट के लिए हमने एक कैपेसिटर लगाया
और फिर उसकी आउटपुट हमने ऑब्टेन कर ली। ठीक है, तो ये आउटपुट है हमारी VO, या इसको एक तरीके से नाम VCE का भी देते हैं हम, प्लस माइनस। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है एमीटर और बेस के बीच में, दैट इज नेम्ड एज VBE, बेस एमीटर वोल्टेज। यहाँ हम इनपुट सिग्नल को देते हैं एम्पलीफायर में प्लस और माइनस, कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2, और यहाँ पर प्लस VCC हमने प्रोवाइड कर दी। तो अब बेस रजिस्टर मेथड को हमने देखना है क्या है। रेजिस्टेंस बेस पर लगा दिया हमने, ये बेस है हमारा और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और जब ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है कि VCC RC और RB दोनों के साथ कनेक्टेड है हमारा। ठीक है, और ये जो RB हमने लगाया है इट इज़ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये सेवरल किलो ओम का हो सकता है। ठीक है, 100 किलो ओम भी कह सकते हैं, सेवरल 100 किलो ओम हाई रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाया है इसको। ठीक है, C1 का काम क्या है, अगर इनपुट के अंदर हम जो भी सिग्नल दे रहे हैं, अगर उसमें जो भी सिग्नल हमने दिया उसके अंदर अगर DC प्रेजेंट है तो आगे ना जाए वो। ठीक है, C2 का काम क्या है, जो भी हमें आउटपुट मिल रही है उसमें से भी DC अगर है तो वो निकल जाए। ठीक है, अब ये जो VCC यहाँ पर लगाई है ये इसको सही प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए लगाई है हमने। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ग्राउंड कर रखा है एमीटर वाली लाइन को। ठीक है, और एक तरीके से ये जो VCE है ये इन दोनों के बीच की वोल्टेज है, प्लस माइनस VCE, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वोल्टेज को VCE का नाम दे दिया गया है हमने। अब हमने देखना है, क्योंकि देखो ये जो कैपेसिटर्स हमारे हैं ये इनपुट और आउटपुट में DC नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो सिग्नल ले रहे हैं वो भी AC होता है और जो आउटपुट ले रहे हैं वो भी AC होता है। ठीक है, तो यहाँ इनपुट में भी और आउटपुट में भी दोनों ही में हमने कैपेसिटर्स को लगा दिया है ताकि इसके अंदर DC की कोई इंटरफेरेंस ना हो और सर्किट का जो सिग्नल है हमारा वो चेंज ना हो। अब हम VCC यहाँ दे रहे हैं और ये VCC RC और RB दोनों ही पर एक साथ कलेक्टेड है। ठीक है, अब हमने एक बार किरचॉफ्स लॉ इनपुट में लगाना है, एक बार किरचॉफ्स लॉ आउटपुट के अंदर लगाना है। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू द इनपुट लूप। इनपुट लूप का मतलब ये वाला लूप है हमारा। ठीक है, और इनपुट लूप के लिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये बेस का रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है बेस के अंदर वो IB हो गया हमारा। इसी तरीके से जो कलेक्टर है हमारा, कलेक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है वो IC हो गया हमारा। ये कलेक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC करंट है हमारा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से ये बेस करंट, ये कलेक्टर करंट IC, तो IB इंटू RB ले लिया हमने एक वोल्टेज। ठीक है, दूसरी वोल्टेज ये हो गई हमारी प्लस VBE, और जब हम ऊपर जाएंगे तो नीचे कौन सी वोल्टेज मिलेगी हमें, VCC इस लूप के लिए। तो VCC दोनों पर कनेक्टेड है ना, VCC इसके साथ भी कनेक्टेड है और VCC इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो IB RB VB, ये डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन दोनों की सेम है तो हमने दोनों को क्या ले लिया, प्लस ले लिया। लेकिन VCC जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो VCC नेगेटिव हो जाएगा, तो VCC दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सबको
इस डायरेक्शन से हम चले हैं लूप में, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और आई वीसीसी माइनस में अपोजिट में हो गया है किरचॉफ्स लॉ से। तो बेस करंट निकाल लेते हैं यहाँ से आई बी, दिस इज इक्वल टू वीसीसी माइनस वीबीई ओवर आर बी। इक्वेशन नंबर 1 हो गए हमारे। तो यहाँ से हमने बेस करंट को फाइंड आउट कर लिया है। और क्योंकि बेस वोल्टेज वीबीई वीसीसी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, सो एज वीबीई इज वेरी स्मॉल देन वीसीसी, 0.3 और 0.7 होती है इसकी, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस आई बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वीसीसी अपॉन में आर बी। इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ये बेस करंट मिल गया जो सर्किट के अंदर यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो वीसीसी इज फिक्स्ड, आरबी इज फिक्स्ड, दोनों ही फिक्स्ड हैं। और जब ये दोनों फिक्स्ड हैं और इससे हमें क्या मिल रहा है, बेस करंट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 IB is fixed, IB is fixed, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो IB भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया है, फिक्स्ड बायस, क्योंकि IB की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, फिक्स। ड्यू टू दिस रीजन circuit is called fixed bias circuit, ठीक है। and method is known as fixed bias method, and the method is called fixed bias method, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम फिक्स्ड बायस का नाम देते हैं। अब हमने ये तो पता चल गया कि बेस करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको जो है कलेक्टर करंट के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि जब भी हम डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन के अंदर रहना चाहिए। अगर वो यहाँ पर चला गया तो सैचुरेशन में हो गया, और अगर यहाँ चला गया तो वो कट ऑफ में हो जाएगा, कि एक्टिव रीजन में रहना चाहिए पॉइंट। कौन सा करंट हमारा, आईसी करंट हमें पता होना चाहिए, एंड दैट इज योर वीबी। तो इसको अब हम देखते हैं आईसी करंट को कि कैसे चेंज नहीं होता। एक इक्वेशन हमने लिखी थी आईसी, यू नो दैट आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। क्योंकि करंट के लिए ये वैल्यू, वैसे तो यहाँ पर आई सी बी ओ बी हम लगाते हैं, लेकिन ये नेग्लेजिबल है करंट, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं। एज आई सी बी ओ इज़ वेरी स्मॉल, एक तरीके से ये लीकेज करंट है और बहुत कम होता है। सो आई सी दिस इज इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। वैसे भी जो बीटा होता है करंट गेन, वो आई सी अपॉन आई बी के बराबर होता है, ये भी आपने पढ़ चुके हैं पहले। अब ये हमें करंट मिल गया, कौन सा करंट मिल गया, कलेक्टर करंट मिल गया। अब हमने आउटपुट लूप को देखना है, दिस इज योर आउटपुट लूप। इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, आई सी इंटू आर सी, एरो डायरेक्शन नीचे है, ये चला, फिर ये पॉजिटिव, और फिर जब दोबारा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वी सी सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आई सी इंटू आर सी एक वोल्टेज, वी सी ई दूसरी वोल्टेज आउटपुट के लिए, और फिर वी सी सी, क्योंकि वी सी सी इधर भी है और वी सी सी इधर, दोनों तरफ कनेक्टेड है वी सी सी। तो आउटपुट में जब हम इसको लगाएंगे तो आउटपुट लूप के अकॉर्डिंग यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फॉर आउटपुट लूप, वी सी ई, और करंट कौन सा था, आई सी आर सी
और वोल्टेज माइनस VCC, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो VCE की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितनी होगी VCE, दिस इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये वही इक्वेशन आ गई जो हम एम्पलीफायर के लिए डिस्कस करते थे। ठीक है, अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 का। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें VCE डिपेंड किस पे कर रहा है, IC पर, क्योंकि ये तो फिक्स है हमारा, और IC हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, द कलेक्टर करंट at operating point can be determined, then value of VCE at operating point can be determined by equation 4। अब देखो ये करंट तो हमें कहाँ से मिल रहा है, इससे मिल जाएगा, ये तो IC मिल जाएगा हमें। ठीक है, और अगर हमें IC पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, VCE। जब भी हम बायसिंग कर रहे हैं वोल्टेज की तो 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्या क्या बताया था, एक तो IC कैसे पता करना है ये पता होना चाहिए हमें, VCE पता होना चाहिए और IB पता होना चाहिए। तो IB तो हमने सबसे पहले पता करा, फिर IC की वैल्यू पता हो गई, अब तीसरी वैल्यू किससे पता चल गई, VCE की पता चल गई, यानी इस इक्वेशन से अकॉर्डिंग। और आप अगर इस इक्वेशन को देखो फ्रॉम इक्वेशन 4, इट इज क्लियर दैट जब ये वैल्यू इसमें से माइनस हो रही है और ये पॉजिटिव में है रिजल्ट, देयरफॉर ICRC इज लेस देन और इक्वल टू VCC। यही चीज़ है, क्योंकि ये इससे कम है तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, और ये अगर इससे कम है तो IC की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, VCC और RC। और अब अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये 2 पॉइंट आए थे हमारे, यहाँ पर VCE, यहाँ पर IC, और इस पॉइंट पर जब करंट 0 होता है तो ये बन जाता है VCC और ये हो जाता है VCC ओवर RC। अब देखो अगर कलेक्टर करंट इससे कम और इसके बराबर है, ठीक है, इससे कम है या इसके बराबर है, तो वो सैचुरेशन रीजन से कम रहेगा। लेकिन अगर वो इस पॉइंट से ज़्यादा हो गया तो वो सैचुरेशन रीजन के अंदर आ जाएगा। यानी अगर कलेक्टर करंट ज़्यादा होता चला जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो वो सैचुरेशन रीजन में आएगा, और वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ द कलेक्टर करंट कम्स आउट टू बी मोर देन मैक्सिमम, यानी कि इस वैल्यू से ज़्यादा हो गया कलेक्टर करंट, ठीक है, देन इट इज रॉन्ग बिकॉज द करंट correspond to operating point in the saturation region, तो वो किस में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में, अगर ये सिचुएशन से ज़्यादा करंट होता चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता हों, IC, IB, VCE, तो हम इस बायसिंग को फिक्स कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी विल डिटरमाइन कि IC की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है VCC बाय RC, जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इससे लेस ही रहनी चाहिए, अगर इससे लेस है तभी ये कंडीशन सैचुरेशन में नहीं जाएगी और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिक्स्ड बायस की हेल्प से, फिक्स्ड बायस यानी रेजिस्टेंस जब हमने बेस में लगाया और उसको फिक्स कर दिया, तो उसकी हेल्प से हमने इसको प्रॉपर बायसिंग एक प्रकार से दे दी है। अब जो हमने बायसिंग करी है इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या है इसकी,
सबसे पहले द बायसिंग सर्किट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ओनली 2 रजिस्टर्स, 2 रजिस्टेंस हमने जोड़े हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दोनों को एक ही VCC से वोल्टेज सप्लाई की है। बिकॉज 2 रजिस्टर्स, ओनली 2 रजिस्टर्स एंड 1 DC सप्लाई इज रिक्वायर्ड। दूसरा, जो कैलकुलेशन थी हमारी वो भी इतनी मुश्किल नहीं, सिर्फ 2 इक्वेशंस हमने लिखी, उसकी हेल्प से करंट निकाल लिए, VC निकाल लिया, IB निकाल लिया। कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल, और तीसरा, ठीक है, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ RB, बाय चेंजिंग RB ऑपरेटिंग पॉइंट can be fixed at any point in the octave region, at any point in active region। तो एक्टिव रीजन में हम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, किसको चेंज करके, IB को चेंज करके, क्योंकि अगर IB चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास है IB की, ठीक है। IB इन दोनों पर डिपेंडेंट है, VCC और RB पर, तो RB को चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। और एक और इसकी एडवांटेज है कि नो लोडिंग सोर्स ऑफ टेक प्लेस, नो लोडिंग ऑफ सोर्स टेक प्लेस, ठीक है, क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन पर हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, एज नो रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड एट एमीटर बेस जंक्शन। तो ये इसकी कुछ एडवांटेज है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। ताकि कुछ ना कुछ हम नया कर सकें, अच्छा कर सकें, तो इसके लिए इसकी डिसएडवांटेज हमें पता होनी चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, जब हम ट्रांजिस्टर बदलते हैं, एक से दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया, सेम टाइप के हों, तो उसमें बीटा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से IB पर फर्क पड़ता है। व्हेन ट्रांजिस्टर्स इज रिप्लेस्ड बाय सेम टाइप, बीटा चेंज हो जाता है इससे, ड्यू टू दिस, क्योंकि IC किसके बराबर था, बीटा IB था हमारा, तो इसकी वजह से IC चेंज हो जाएगा। ड्यू टू दिस IC एट ऑपरेटिंग पॉइंट आल्सो चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज, लेकिन क्यों, IB तो हमने फिक्स कर रखा है, इसलिए तो इसको फिक्स्ड बायस का नाम दिया है, बिकॉज IB इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। और अगर जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज हो गया, किसकी वजह से, IC की वजह से, तो हमारा जो है न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन पर आ जाएगा, इससे शिफ्ट हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट। देन ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट टू न्यू पोजीशन, और दूसरी इसकी ड्रॉबैक है कि कई बार टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल रनअवे अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ बर्न आउट ऑफ ट्रांजिस्टर ड्यू टू थर्मल रन अवे, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे मेथड को स्टडी करेंगे जिसमें हम कलेक्टर को बायस के साथ फिक्स करेंगे। थैंक यू।